हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और एनसीईआरटी हिस्ट्री 11th क्लास की है और इसमें हम आज पढ़ेंगे लेखन प्रणाली। ठीक है, समय की शुरुआत से हमारा ये चैप्टर चल रहा था और पहला चैप्टर खत्म हो गया, दूसरा चैप्टर हमने शुरू किया है और इसमें लेखन प्रणाली आदि का विकास कैसे होगा इन सब चीजों के बारे में हम वीडियो पिछली वीडियो हमने देखी थी। और आज हम यहाँ से शुरू करूंगी मैं लेखन प्रणाली। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, बिल्कुल से कमेंट करें। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं लेखन प्रणाली। ठीक है, जिस ध्वनि के लिए किलाक्षर या कीलाकार, आप पहली वीडियो जरूर देखिएगा, दूसरी वीडियो जरूर देखिएगा जिससे आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, चिन्ह का प्रयोग किया जाता था वह एक अकेला व्यंजन स्वर नहीं होता था, व्यंजन या स्वर नहीं होता था। ठीक है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में एम या ए, लेकिन अक्षर सिलेबस जैसे अंग्रेजी में पोटिया, ला या इन, इस तरीके के। इस प्रकार मेसोपोटामिया के लिपि को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उसे गीली मिट्टी पर उसके सूखने से पहले ही क्या होता था, लिखना पड़ता था गीली मिट्टी पे। जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बात करी थी कि मिट्टी पे उन्होंने, गीली जो मिट्टी होती थी ये चिकनी मिट्टी, उस पे ये लिखते थे। ठीक है, क्ले मिट्टी जो होती थी। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, इसलिए लिखने का काम जो होता है अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। सरकंडा होता था उसको ही वो बना के, उसकी नोकीला बना के उससे लिखते थे मिट्टी पे और फिर उसको मिट्टी पे लिख के फिर वो सूख जाता था और उसके बाद उसका फिर दूसरा बना के लिखते थे। इस तरीके से बहुत सारी चीजें फेंक दी गई थी और मिस यूज हो जाती थी। उसके बाद उन्हीं वही सब चीजें मिली जिससे इन सब चीजों के बारे में पता चला। ठीक है, और देखिए, इसलिए लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता है। साक्षरता, मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। ठीक है, उसमें तो बहुत ही कम लोग पढ़ सकते थे और न केवल प्रतीक यानी चिन्हों की संख्या में सैकड़ों थी, बल्कि ये कहीं अधिक क्या थी, पेचीदी थी, काफी मुश्किल थी। ठीक है, और अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वह यह चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। प्रशस्तिपूर्ण मतलब काफी अच्छे तरीके से उसका लेखन किया जाए, बढ़ा चढ़ा के कुछ चीजें की जाए, आप ही गौरवान्वित तरीके से राजा के बारे में चीजों को लिखी जाए। तो राजा क्या करता था, राजा ये चाहता था कि हर आदमी चाहता है कि हमारे बारे में अच्छा लिखा जाए। तो इस तरीके से प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों उन तथ्यों पर क्या किया जाता था, उसे उनका उसका उल्लेख किया। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीकों को क्या करती थी, दर्शाती थी। एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता था, इसलिए उसकी शुरुआत इस तरह की जाती थी, जैसे मेरे अमुक मालिक को उनका अमुक सेवक निवेदन करता है, मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया है। सृष्टि के बारे में लिखे गए एक लंबे पौराणिक काव्य के अंत में यह लिखा गया है, इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए और बड़े बूढ़े लोग इन्हें छोटों को पढ़ाएं, बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर चर्चा करें, पिता इन्हें अपने पुत्रों के लिए बार बार दोहराएं, यहाँ तक कि ग्वालों के कान भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए क्या है, सदैव सदा खुले रहें। यानी जो ग्वाले जो गायों वगैरह को चराते थे। लेखन का प्रयोग, देखिए शहरी जीवन, व्यापार, लेखन कला के बीच संबंधों को उरुक के एक प्राचीन शासक, कहाँ के शासक थे, उरुक के एनमकर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है। मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था जिसे जिसे अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एनमकर के साथ जोड़ा जाता है। उस महाकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता है यह कोई नहीं जानता था। एनमकर अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और बहुमूल्य रत्न, ठीक है, ये धातु होती थी लाजवर्द, और इस काम के लिए उसने अपना एक दूत अरट्टा नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास भेजा था। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया और रात में वह चांद तारों की रोशनी में उसे सूचित दिशा के अनुसार दिन में सूरज के बताए मार्ग पर आगे बढ़ता गया। पहले तो इस तरीके के चीजें होती नहीं थी और सूरज और चांद के हिसाब से चीजें चलती रहती थी, दिशा वगैरह का पता चलता था इसी से। वह रास्ते में आने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघने के लिए ऊपर चढ़ता था और पर उतरता रहता था, उतरता रहा। जब वह पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलहटी में वाले सूसा,
ठीक है, नगर के लोगों ने उसे छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया, छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया। उसने 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं और फिर 7 पर्वतमालाएं, कितनी सारी पर्वतमालाएं उसने पार की। देखिए, कवि के कहने का तात्पर्य यह था कि जब दूत एक बार ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया तो नीचे घाटी में सभी चीजें उसे बहुत छोटी लगी। यानी वो ऊपर बहुत था, चढ़ा हुआ था पहाड़ पर, तो जो तलहटी में यानी जो नीचे रहते थे, उन लोग क्या हुआ, चूहों की तरह नमस्कार किया। यानी वहां पे बहुत ऊंचाई पे वो था तो उसे बहुत छोटे लग रहे थे। तो कहने का मतलब ये है। दूत अरट्टा के मुखिया से लाजवर्द या चांदी नहीं ला पाया और उसे बारंबार यानी बार बार लंबी यात्राओं के बाद क्या हुआ, खाली हाथ लौटना पड़ा। इसके बावजूद कि वह अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरुक के राजा की ओर तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा। अंत में दूत इतना चकरा गया, यानी बहुत परेशान हो गया कि अपनी बात को सही तरीके से व्यक्त ही नहीं कर पाया और उसे एनमकर के संदेशों का घालमेल उसने कर दिया, सही से अपनी बातों को अच्छी तरीके से बताने पर। राजा एनमकर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई, उस पर शब्द लिख दिए। उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था। ठीक है, उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज जो है उस समय नहीं था। जब लिखी हुई पट्टिका दूत ने अरट्टा के शासक के हाथों में दी तो उसने उसकी जांच की। उच्चारित शब्द कील यानी कीलाकार शब्द के थे। उसे देखते ही उसकी त्योरियां चढ़ गईं। उसने पट्टिका पर नजर गड़ाए रखी। इस घटना को शाब्दिक रूप में सत्य नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि राजा ने ही ये सब चीजों की शुरुआत की थी। यह काव्य हमें यह भी बताता है कि लेखन कार्य सूचना इकट्ठी करने और दूतों तक भेजने का तो साधन था ही, साथ ही उससे मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की जो उत्कृष्टता थी उसकी भी क्या होता है, उसकी झलक एक मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। 5000 ईस्वी पूर्व से दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया। ये शहर कई तरह के थे। पहले वे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए, दूसरे वो जो व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित हुए और शेष शाही शहर थे। इनमें से पहली 2 श्रेणियों के शहरों पर यहाँ चर्चा की जाएगी। बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने उनके मूल स्थान का पता नहीं अपने गांव में कुछ चुने हुए स्थानों या मंदिरों को बनाना था या उनका पुनर्निर्माण शुरू किया। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे। ठीक है, जो बाहर से बसने लोग थे उनका मूल स्थान का, जैसे उनका कहाँ पे, उनका वास्तव में कहाँ के थे ये तो पता नहीं चला। अपने गांव में कुछ लोग चुने मंदिरों को बनाना और उसका क्या किया, उन्होंने पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया। सबसे पहले ज्ञात एक छोटा सा मंदिर क्या था, एक छोटा सा देवालय जो कच्ची ईंटों का बना होता था। कच्ची ईंटों का जो कच्ची ईंट होती थी। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे जो चंद्र देवता थे। ठीक है, चंद्र देवता, इन्नाना जो प्रेम युद्ध की देवी थी। और ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे क्योंकि पहले तो देवी देवता यही सब होते थे, आज की तरह देवी देवता उस समय नहीं होते थे। और समय के साथ बड़े होते गए क्योंकि उनके खुले आंगनों के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों में अलग किस्म के नहीं होते थे क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता था, लेकिन मंदिरों की बाहरी दीवारों पर कुछ खास अंतरालों यानी कुछ स्पेस के बाद भीतर और बाहर की ओर वो मुड़ी होती थी। यही मंदिरों की विशेषता थी। साधारण घरों की दीवारें ऐसी क्या होती थी, ऐसी नहीं होती थी। ठीक है, एक यहाँ पे देखा रेखा चित्र भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे वेदिका भट्टी ये प्रवेश द्वार है और ये वेदिका यानी यहाँ पे जो पेंट वगैरह जो रखा जाता था उसे वेदिका कहते थे। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता है। लोग देवी देवता के लिए अन्न दही मछली लाते थे, मछली भी लाते थे देवी देवता के लिए। पुराने जमाने के कुछ मंदिरों के फर्श पर मछली की हड्डियों की परतें हैं। इससे यह पता चलता है कि पुराने जमाने के जो मंदिर थे वहां फर्श पर मछली की हड्डियां मिली हैं, जिससे यह जानकारी मिलती है कि मछली भी देवता को चढ़ाई जाती थी। और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप में खेतों, मत्स्य क्षेत्र, मछली पालन और पशुधन का स्वामी माना जाता। समय आने पर उपज को उपादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना,
अनाज पीसना, काताई करना, ऊनी कपड़ों को बुनना आदि यही की जाती थी। ठीक है। घर परिवार से ऊपर के स्तर के व्यवस्थापक व्यापारियों के नियोक्ता अन्न हल जोतने वाली पशुओं, रोटी और जौ की शराब, मछली आदि के आवंटन और वितरण के लिए लिखित अभिलेखों के पालक के रूप में मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप यानी अपने कार्यों को बढ़ा लिया और मुख्य शहरी संस्था का ये रूप ले लिया। लेकिन अन्य दूसरे कारण भी इस व्यवस्था में विद्यमान रहे। ठीक है। जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि पर कई बार संकट घिर जाता था। उपजाऊ होती थी उसके बावजूद भी, क्योंकि प्राकृतिक तरीके से उनका खेती उस पर की जाती थी। फरात नदी की बात हमने की थी पिछली वीडियो में भी। फरात नदी की जो प्राकृतिक धाराएं थी, किसी वर्ष तो वर्षा बहुत ज्यादा होता था और जिसकी वजह से पानी बह जाता था, बाढ़ आ जाती थी, और फसल जब बाढ़ आ जाती है तो क्या होती है, फसल डूब जाती है और फसल सड़ जाती है, खराब हो जाती है। कभी कभी यह धाराएं अपना रास्ता बदल लेती थी, जिससे खेत सूखे रह जाते थे। और कभी कभी क्या होता था, ये जो धाराएं होती थी, जो लहरें चलती थी, वो अपना रास्ता ही बदल लेती थी, परिवर्तन कर लेती थी अपने मार्ग का, जिसकी वजह से क्या होता, खेत सूखे, क्योंकि पूरी तरीके से इन्हीं सब चीजों पे ही खेती निर्भर थी। जैसा कि पुरातत्वीय अभिलेखों से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव समय समय पर पुनः स्थापित किए जाते रहे। यानी उससे ये पता चलता है उन सभ्यताओं से कि जो गांव होते थे उनका समय समय पर पुनः यानी बार बार उनको स्थापित किया जाता रहा है। इन प्राकृतिक विविधताओं के अलावा कई बार मानव निर्मित संस्थाएं भी आ खड़ी होती थी। जो लोग इन धाराओं के ऊपरी इलाकों में रहते थे और वे अपने पास की जलधारा से इतना ज्यादा पानी अपने खेतों में ले लेते थे कि धारा के नीचे की ओर बसे हुए गांव को पानी ही नहीं मिलता था। ये लोग अपने हिस्से की सरणी में गाद मिट्टी नहीं निकालते थे, जिससे बहाव रुक जाता था और नीचे वालों को पानी नहीं मिलता था। इसलिए मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों में जमीन और पानी के लिए बार बार क्या होता था, झगड़े हुआ करते थे। और ये हम चित्र भी देखते चलते हैं। देखिए, लगभग 3000 ईस्वी पूर्व निर्मित एक मंदिर जिसका खुला हुआ आंगन और बाहरी भीतरी मुख्य भाग मुख्य रूप से चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए मंदिर 3000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 3000 यानी जब सन की शुरुआत हुई थी उससे 3000 साल पहले। ठीक है, ये है इसका उत्खनन हुआ है तेलीला। और जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो मुखिया लड़ाई जीतते थे। वे अपने साथियों और जो उनके अनुयायी होते थे उनका लूट का माल क्या करते थे, बराबर बांट लेते थे और खुश होते थे, तथा हारे हुए समूहों में से लोगों को बंदी बनाया जाता था, जो हार जाता था समूह, और उसको साथ ले जाते, जिन्हें वे अपने चौकीदार या नौकर बनाकर क्या करते थे, रख लेते थे। इस तरह की परंपरा थी। इस प्रकार वे अपना प्रभाव और अनुयायियों की संख्या बढ़ा लेते थे। किंतु युद्ध में विजयी होने वाले ये नेता लोग अस्थायी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं बने हो रहते थे। आज हैं तो कल चले जाते थे, लेकिन बाद में एक ऐसा समय आया जब इन नेताओं ने समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया और इसके फलस्वरूप नई नई संस्थाएं और परिपाटियां स्थापित हो गईं। इस समय के विजेता मुखियाओं ने कीमती भेंटों को देवताओं पर अर्पित करना शुरू कर दिया, जिससे कि समुदाय के मंदिरों की सुंदरता क्या हुआ, बढ़ गई। उन्होंने लोगों को उत्कृष्ट पत्थरों और धातुओं को लाने के लिए भेजा, जो देवता और समुदाय को क्या है, उनको लाभ पहुंचा सके, तथा मंदिर की जो धन संपदा होती थी, वहां से जो धन मिलता था उसको वितरण यानी बांटा जाए और मंदिरों को आने वाली वस्तुओं का हिसाब किताब रखकर प्रभावी तरीके से उसका संचालन भी कर सके। जैसा कि एनम कर से जुड़ी कविताएं व्यक्त करती हैं कि इस व्यवस्था ने राजा को ऊंचा स्थान दिलाया तथा समुदाय पर उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, हम देखिए, हम पारस्परिक हितों को सुदृढ़ करने वाले विकास के एक ऐसे दौर की कल्पना कर सकते हैं जिसमें मुखिया लोगों ने ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए क्या किया, प्रोत्साहित किया, जिससे कि वे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना इकट्ठी कर सकें। इसके अलावा लोग एक दूसरे के आसपास रहने से स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस कर सकें। उरुक, जो इन दिनों सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था, से हमें सशस्त्र वीरों और उससे हताहत हुए शत्रुओं के चित्र मिलते हैं। ठीक है,
और सावधानी पूर्वक किए गए पुरातात्विक सर्वेक्षण से पता चला है कि 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास जब उरुक नगर का 250 हेक्टेयर भूमि में विस्तार हुआ तो उसके कारण दर्जनों छोटे छोटे गांव उजड़ गए और बड़ी संख्या में आबादी का विस्थापन हुआ, यानी वहां से लोग दूसरी जगहों को चले गए। उसका यह विस्तार शताब्दियों के बाद फले फूले और मोहनजोदड़ो नगर से 2 गुना था। ठीक है। उल्लेखनीय तथ्य है कि उरुक नगर, ठीक है, की रक्षा के लिए उसके चारों ओर काफी पहले ही एक सुदृढ़ प्राचीर बना दी गई थी, यानी दीवार बना दी गई थी। उरुक नगर 4200 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा। ठीक है, 400 ईस्वी तक बना रहा, 4200 ईस्वी पूर्व से ये 400 ईस्वी तक ये बना रहा और उस दौरान 2800 ईस्वी पूर्व के आसपास वह बढ़कर 400 हेक्टेयर में फैल गया। ठीक है। युद्ध बंदियों और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर का अथवा प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करना पड़ता था। कृषि कर भले ही न देना पड़े पर काम करना अनिवार्य था। जिन्हें काम पर लगाया गया था उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाता था। सैकड़ों ऐसी राशन सूचियां मिली हैं जिनमें काम करने वाले लोगों के नामों के आगे उन्हें दिए जाने वाले अनाज, कपड़े और तेल आदि की मात्रा लिखी गई है। ठीक है। एक अनुमान के अनुसार इन मंदिरों में से एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किया। शासक के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी से ईंटें तैयार करने और मंदिर में लगाने और सुदूर देशों यानी दूर के जो देश होते थे उसमें जाकर मंदिरों के लिए उपयुक्त सामान लाने के कामों में क्या होता था, जुटे रहते थे शासक के हुक्म से। यानी शासक उन्हें आज्ञा देता था कि ऐसे पत्थर खोदने हैं, खनिज संसाधन लाने हैं, मिट्टी से ईंटें तैयार करनी, इस तरीके की वो आदेश देता था। इसकी वजह से 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास उरुक में खूब तकनीकी प्रगति भी हुई। अनेक प्रकार के शिल्पों के लिए कांसे के औजारों का प्रयोग होता था। वास्तुविद जो थे ईंटों ने स्तंभों को बनाना सीख लिया था, क्योंकि उन दिनों बड़े बड़े कमरों की छतों के बोझ को संभालने के लिए सहतीर बनाने हेतु लकड़ी नहीं मिलती थी। ठीक है। ये भी देखते चलते हैं। एक पत्थर सा जो है देखते हैं, उसमें कुछ कलाकृति दिख रही है। एक काले पत्थर पर उत्कीर्णित शिलापट पर दाढ़ी वाले व्यक्ति का चेहरा, ये देखिए चेहरा दोहरा दाढ़ी वाले व्यक्ति का दोहरा चित्र दिया गया है। उसके बालों और सिर पर बधी पट्टी, कमर पर पट्टी और लंबे अंगरखे के निचले हिस्से को देखिए, नीचे स्कर्ट यानी, और जिसमें उसे एक शेर पर अपने बड़े धनुष बाण से आक्रमण करते हुए दिखाया गया। ऊपर के दृश्य में यह वीर उस उग्र शेर को आखिर अपने भाले से मार गिरा था, लगभग 3200 ईस्वी पूर्व। इस और ये, ठीक है, सैकड़ों लोगों को चिकनी मिट्टी के शंकु यानी कोन बनाने और पकाने के काम में लगाया जाता था। इन शंकुओं को भिन्न भिन्न रंगों में रंग कर मंदिरों की दीवारों में लगाया जाता था, जिससे वे दीवारें विभिन्न रंगों से सुशोभित हो जाती थी। मूर्ति कला के क्षेत्र में भी उच्च कोटि की सफलता प्राप्त थी। इस कला के सुंदर नमूने आसानी से उपलब्ध होने वाली चिकनी मिट्टी की अपेक्षा अधिकतर आयातित पत्थरों से तैयार किए जाते थे। तभी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी एक युगांतकारी परिवर्तन आया जो शहरी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत उपयुक्त साबित हुआ, और वह था कुम्हार के चाक का निर्माण। आगे चलकर इस चाक से कुम्हार की कार्यशाला में एक साथ बड़े पैमाने पर दर्जनों एक जैसे बर्तन आसानी से बनाए जाने लगे थे। एक बेलनाकार मुद्रा की छाप लगभग 3200 ईस्वी पूर्व। इस छाप में अंकित दाढ़ी वाले सशस्त्र खड़े व्यक्ति, ये देख सकते हैं आप, शस्त्र बल के साथ भाले के साथ खड़ा है। ऊपर काले पत्थर पर अंकित वीर उत्गणित शिलापट जो हमने देखा, दोनों में पोशाक और केश शैली एक जैसी है। चित्र में 3 युद्धबंदी दिखाए गए हैं। ये देखो हाथ जोड़ के ये खड़े हैं, ये यहाँ पे इस तरीके से पीछे हाथ करके, जिनके हाथ बंधे हुए हैं, और चौथा व्यक्ति विजयी। देखिए चित्र में 3 युद्धबंदी दिखाए हैं जिनके हाथ बंधे हुए हैं, और चौथा व्यक्ति विजयी योद्धा से हाथ फैलाकर दया की भीख मांग रहा है, जो इस तरीके से मांगता है। मोहर एक शहरी शिल्प कृति। भारत में प्राचीन काल में पत्थर की मोहरें होती थी जिन पर चिन्ह अंकित किए होते थे, लेकिन मेसोपोटामिया में पहली शताब्दी ईस्वी के अंत तक पत्थर की बेलनाकार मोहरों में जो बीच में आर पार क्या होती थी, छिदी होती थी, एक तीली लगाकर तीली गीली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थी, और इस प्रकार उनसे लगातार चित्र बनता जाता था और वे अत्यंत कुशल कारीगरों द्वारा उकेरी जाती थी। कभी कभी उनमें ऐसे लेख होते थे
जैसे मालिक का नाम होता था, उसके इष्ट देव यानी जिस देवता को मानता था उसका नाम, अपनी पदी जो किस पद पे था उसका नाम, स्थिति आदि। किसी कपड़े की गठरी या बर्तन के मुंह को चिकनी मिट्टी से लीप पोत कर उस पर मुहर लगाई जाती थी, जिससे उसमें अंकित जो लिखावट होती थी, जो उसमें अंकन किया गया है, मिट्टी की सतह पर छप जाती थी। ठीक है। और उस पर गठरी या बर्तन में रखी वस्तुओं को मोहर लगाकर सुरक्षित किया जा सकता था। जब इस मोहर को मिट्टी की बनी पट्टिका पर लिखे पत्र पर घुमाया जाता था तो वह मोहर उस पत्र की प्रामाणिकता की प्रतीक बन जाती थी। इस प्रकार मुद्रा सार्वजनिक जीवन में नगरवासी की भूमिका को दर्शाती थी। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से कैसे ये बना हुआ है, पूरा जानवर वगैरह बने हुए इस तरीके से चित्र बना। 5 पुरानी बेलनाकार मुहरें और उनके छापे, प्रत्येक की छाप का विवरण है, क्या उन पर किलाकार ये जो है ये अंकित है। शहरी जीवन। ठीक है। ऊपर के विवरण से पता चलता है कि नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च वर्ग या संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था। धन दौलत का ज्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि बहुमूल्य चीजें जैसे आभूषण, सोने के जो पात्र होते थे, सीपियां, लाजवर्द और लकड़ी के वाद्य यंत्र होते थे, सोने के सजावटी खंजर आदि ये सब चीजें आती थी बहुमूल्य चीजों में। विशाल मात्रा में उर्मे राजाओं और रानियों के कुछ कब्रों या समाधियों में उनके साथ दफनाई गई मिली है, लेकिन आम आदमी की स्थिति क्या थी ये प्रश्न चिन्ह है। कानूनी दस्तावेजों, विवाह, उत्तराधिकार आदि के मामलों से संबंधित है, से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार, ठीक है, को ही आदर्श माना जाता था। ठीक है। हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। हमें विवाह की प्रक्रिया या विधि के बारे में कुछ जानकारी मिली है। विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी और वर वधु के माता पिता उसके विवाह के लिए सहमति देते थे, जो आज भी चीजें होती। एकल परिवार का मतलब समझे नहीं, एकल परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी और उसके बच्चे सिर्फ शामिल होते हैं। उसके बाद देखिए वर पक्ष के लोग वधु को कुछ उपहार देते थे। जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी तब दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था और एक साथ बैठकर भोजन किया जाता था। फिर मंदिरों में जाकर भेंट चढ़ाई जाती थी। जब नव वधु यानी जो नई बहू होती थी उसकी सास उसको लेने आती थी, तब वधु को उसके पिता द्वारा उसकी दाएं का हिस्सा दे दिया जाता था। पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे, जो भी चीजें होती थी। आइए अब उर नगर का अवलोकन करें, समीक्षा करें। यह उन नगरों में से एक था जहां सबसे पहले खुदाई हो गई थी। उरुक नगर मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके कारण साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई। इसमें टेढ़ी मेढ़ी व चक्री गलियां पाई गई, जिससे यह पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ियां वहां के अनेक घरों तक नहीं पहुंच सकती थी। अनाज के बारे में ईंधन के गट्टे संभवतः गधे पर लाद कर घर तक लाए जाते थे। ठीक है। ईंधन के पतली और घुमावदार गलियां तथा घरों के भूखंडों का एक जैसा आकार न होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। जैसा कि सिंधु घाटी के सभ्यता के हम पढ़ते हैं तो उसमें नगर नियोजन बहुत अच्छी तरीके से ये सब चीजें मिलती है। तो यहाँ पे क्या है कि जो इस तरीके की चीजें मिली है जिससे हमें पता चलता है कि जो नगर नियोजन था वहां पे उसका अभाव था और नगर नियोजन की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। वहां गलियों के किनारे जल निकासी के लिए उस तरह की नालियां नहीं थी जैसी कि उसके समकालीन नगर मोहनजोदड़ो में पाई गई हैं, बल्कि जल निकासी की नालियां मिट्टी की नालिकाएं उर नगर के घरों के भीतरी आंगन में पाई गई, जिससे अब समझा जाता है कि घरों की छतों का ढालान भीतर की ओर होता था। यानी जो छत होता था आंगन जैसे बनते हैं तो आंगन के अंदर उनका ढलाव था, पानी क्या होता था वो आंगन में जाता था और वर्षा का पानी निकास नाले के माध्यम भीतरी आंगन में बने हौज होते थे उसमें ले जाया जाता था। शायद यह इसलिए किया गया था कि एक साथ तेज वर्षा आने पर घर के बाहर की जो कच्ची गलियां होती हैं वो बुरी तरीके कीचड़ से भर जाती होंगी, इसलिए ऐसा शायद किया गया था। ठीक है। हौज जमीन में एक ऐसा ढका हुआ गड्ढा होता था जिसमें पानी और मल जाता था। उरनगर का एक रिहायशी इलाका लगभग 2000 ईस्वी पूर्व। क्या आप चित्र में टेढ़ी मेढ़ी गलियों के अलावा 2-3 बंद गलियां भी खोज सकते हैं? ये है जैसे, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि लोग अपने घर का सारा सारा जो पूरा कचरा होता था उसे बुहार कर गलियों में डाल देते थे, जहां वो आने जाने लोगों के पैरों के नीचे
आता रहता, यानी कूड़ा कचरा जो होता था उसको बटोर कर क्या करते थे, वो गलियां जो होती थी उनमें डाल देते थे। इस प्रकार बाहर कूड़ा डालते रहने से गलियों की जो सतह होती थी वो क्या होती थी, वो ऊंची हो जाती थी, और जिसके कारण कुछ समय बाद घरों की जो दहलीजें होती थी उनको भी क्या करना पड़ता था, ऊंचा उठाना पड़ता, ताकि वर्षा के बाद कीचड़ बहकर घरों के भीतर ना आ सके। कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि उन दरवाजों से होकर आती थी जो आंगन में खुला करते थे। तो यानी खिड़की नहीं होती थी, कमरों के अंदर जो दरवाजे होते थे वो आंगन होता था, उनसे जो दरवाजे खुले होते थे उनसे रोशनी आती थी। इससे क्या होता था कि घर के जो घरों के परिवारों में क्या होता था, गोपनीयता यानी प्राइवेसी बनी रहती थी। घरों के बारे में कई तरह का अंधविश्वास प्रचलित थे जिनके विषय में उर्म में पाई गई शकुन अपशकुन यानी शुभ अशुभ जैसी संबंधित बातें होती थी, उनको जो पट्टिकाएं होती थी उन पर लिखी मिली हैं। जैसे घर की दहली ऊंची होनी चाहिए, उठी हुई हो, वह क्या होता, उससे धन दौलत आता, इस तरीके की मान्यता थी। सामने का दरवाजा अगर किसी दूसरे के घर की ओर न खुले तो वह सौभाग्य प्रदान, यानी दूसरे के घर की तरफ अगर दरवाजा नहीं खुलता है, सामने किसी का मुंह नहीं होना चाहिए दरवाजे का, तो क्या होता है, वो सौभाग्य प्रदान करता है, इस तरीके की मान्यता। लेकिन अगर घर का लकड़ी का मुख्य दरवाजा भीतर की ओर न खुलकर बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बनेगी, यानी पति पत्नी को परेशान करेगा, भीतर की ओर न खुलकर अगर वो बाहर की ओर खुलता है। पूर्व में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान था जिसमें शासकों तथा जनसाधारण की समाधियां पाई गईं, लेकिन कुछ लोग साधारण घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए हुए मिले हैं। यानी नगरवासियों के लिए कब्रिस्तान तो था, लेकिन जिसमें शासक और जनसाधारण की समाधियां पाई, लेकिन कुछ लोग साधारण जो घर होते थे उनके फर्श के नीचे भी दफनाए मिले हुए हैं घरों के भीतर। ठीक है। और पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर, तो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से हम शुरू करेंगे, और आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो